अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब लिसनर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज सल्फाइड की एपिसोड नंबर 12 शुरू करते हैं। आरजे यहाँ हानम के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। वो अंदर की जानिब भागी थी, जबकि जवाद कुछ देर बाद वापस आ गया था। क्या हुआ, वहाँ क्या देख रहे हो? मिक्की ने दूसरी बाइक पर बैठते हुए पूछा था। कुछ नहीं, मुझे लगा मैंने उम्मे हानम को देखा था अभी, आरजे कह रहा था। उसकी बात सुनकर हेलमेट सर पर बांधते मिक्की के हाथ कांपे थे। उम्मे हानम और यहाँ? आरजे, तुम पागल हो गए हो। बिल आखिर मिक्की हंसा था। उसे लगा था कि आरजे को वहम हो गया था। हाँ, मुझे ऐसा ही लगा था कि वो उम्मे हानम थी। आरजे अब भी उस बंद गेट को देख रहा था। जाहिर सी बात है, बीवी है तुम्हारी, नजर तो आएगी ना हर जगह, मिक्की ने शरारत से कहा। बको मत। मामूल के मुताबिक आरजे भड़का था। थोड़ी देर पहले वाला हैरान सा आरजे कहीं गायब हो गया था। पहली बार जिंदगी में उसे वहम हुआ था। ये उसे लग रहा था। वो जानता था कि उम्मे हानम एक गरीब घर की लड़की थी। वो यहाँ कभी भी नहीं हो सकती थी। 5 मिनट बाद वो बाइक्स को फुल बारिश में आगे पीछे भगाए जा रहे थे। यानी मेरा उस दिन वाला वहम ठीक निकला है। वो आरजे ही था। वो यहाँ रहता है। अल्लाह खैर करे। हानम अपने बालों को खुश करते हुए बड़बड़ा रही थी। ये मनूस हर जगह मेरे पीछे पहुंच जाता है। हानम का दिल खराब हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों उसे इतना आरजे के करीब लाया जा रहा था। बेख्याली में उसकी नज़र सामने लगे आईने में पड़ी थी। वो एकदम चौंक गई थी। जब से वो यूनिवर्सिटी गई थी, प्यारी होती जा रही थी। सियाह रंग के कपड़ों में उसका रंग दमक रहा था। उसके सुनहरे लंबे बाल कमर पर बिखरे पड़े थे। परेशानियां और दुख इंसान को खा जाते हैं, और अब उसे ना कोई परेशानी थी और ना ही दुख। वो खुश थी क्योंकि उसकी माँ खुश थी। उन्हें अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना नहीं पड़ता था। वो अब खुशहाल थी और यही चीज़ उन्हें खूबसूरत बना रही थी। वो निखरती जा रही थी, खूबसूरती और जहानत दोनों में। कुछ मौसम का असर था, कुछ बारिश में भीगने का और कुछ अपने आप को खूबसूरत महसूस करने का। आरजे का ख्याल कहीं उड़न छू हो गया था। वो मुस्कुराई थी और फिर दोबारा अपने आप को आईने में देखकर शर्मा गई थी। तेरे कमरे के आईनों को मैं दुश्मनों में शुमार करता हूँ। वीकेंड के बाद वो हॉस्टल वापस आ गई थी। ड्राइवर उसे गाड़ी में छोड़ जाता था। आसिया बेगम उसे खाने की बहुत सी चीज़ें बनाकर देती थी, इसीलिए वो और मेहरू कैंटीन कम जाती थी। हर 15 दिन बाद हमदान अंकल उसके अकाउंट में अच्छी खासी रकम ट्रांसफ़र करवा देते थे। उसे समझ नहीं आता था कि वो पैसे कहाँ खर्च करे, क्योंकि उसे फजूल खर्ची की आदत नहीं थी। उसमें एतमाद पैदा हो रहा था। वो अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही थी। आज फिर डिपार्टमेंट में उनका सेशन था, यानी फिर सेमिनार था। आरजे और वो दोनों क्लास में ऐसे होते थे जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो, और यही चीज़ हानम को पुरसुकून किए हुए थी। वो बिला वजह उसका सामना नहीं करता था। उस दिन जैसे ही वो दोनों क्लास में दाखिल हुई थी, उन्हें एक अफरा तफरी सी नजर आई थी। स्टूडेंट्स एक लड़की के गिर्द जमा थे जो बुरी तरह से रो रही थी। वो कोमल थी, जिसकी नई नई शादी हुई थी। अभी कुछ दिन पहले उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी थी। उसके माँ बाप नहीं थे। वो अपने मामू के घर रहती थी। तलाक के बाद उसके मामू ने भी उसे रखने से इनकार कर दिया था। मेहरू और हानम दोनों को दिली अफसोस हुआ था। अचानक हानम की नज़र आरजे पर पड़ी थी, जिसके चेहरे पर काफ़ी गुस्सा नजर आ रहा था। वो हैरान हुई थी कि इससे किस बात पर गुस्सा आ रहा था। एक लेक्चर लेने के बाद उनका सेमिनार शुरू हुआ था। हानम अपने आप को इस बार तैयार करके आई थी कि अगर आरजे ने जवाब मांग लिया तो वो उसे दे सके। क्लास में टीचर्स ने अफसोस किया था। आजकल वैसे भी तलाक की शरह बढ़ती जा रही थी। हमारा आज का सेमिनार किसी ख़ास मौजू पर नहीं है, बल्कि आज आप लोग माशरे से मुताल्लिक़ जो आप सवाल आपके जहन में हो उन्हें पूछ सकते हैं। आज हम माशरे में फैली कुछ बुराइयों का जिक्र करेंगे। उस्मान मलिक अपने मखसूस अंदाज में बोल रहा था। उसने 5 मेंबर्स को स्टेज पर बिठाया हुआ था, जो काफ़ी ज़हीन कहलाते थे और काफ़ी तैयारी के साथ आए थे। सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ था। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ सवाल किए थे, जिनका जवाब दिया गया था। बुराइयों की वजूहात को ज़ेरे बहस लाया गया था। आरजे उनकी बातें सुन सुनकर पक गया था। वो एक झटके से खड़ा हुआ। मेरा एक सवाल है। उसे देखकर उस्मान मलिक और उसकी टीम के चेहरे का रंग उड़ा था। वो डर गए थे कि जाने वो क्या पूछने वाला था। जी पूछें, इजाज़त दी गई थी।
اسلام میں طلاق کیوں دی جاتی ہے جبکہ ہندو مذہب میں ایسا نہیں ہے؟ اسلام میں عورت کو طلاق کے بعد گھر سے نکال دیا جاتا ہے، کوئی دوسری شادی کرنے کو راضی نہیں ہوتا۔ اگر وہ مجبوراً جسم فروشی شروع کر دے تو کس کا قصور ہوگا؟ اسلام سے اچھا تو ہندو مذہب، وہ اپنی بیوی کو چھوڑتے تو نہیں؟ آرج کا لہجہ تلخی سے بھرا ہوا تھا۔ یہی سوال کچھ عرصہ پہلے شانی نے کیا تھا۔ ہانم کے چہرے پر غصہ پھیل گیا تھا۔ اسے آرجے کی بات کہ ہندو مذہب بہتر ہے سن کر خود پر برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ آرجے کو شوٹ کر دے۔ پلیز اب یہ مت کہنا کہ یہ ہمارے خدا کا حکم ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ مجھے لاجک سے سمجھایا جائے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اسلام میں۔ اسٹیج پر بیٹھے ممبر نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ آرجے نے پہلے ہی اچھی خاصی سنا کر اسے چپ کروا دیا تھا۔ وہاں بیٹھے اسٹوڈنٹس اسے اسلام کے حوالے سے ہی سمجھا سکتے تھے، لیکن آرجے نے منع کر دیا تھا۔ اس بار وہ سب سے پہلی رو میں بیٹھا تھا۔ آج کے اس سیمینار میں ٹیچرز موجود نہیں تھے۔ یہ سیمینار عثمان ملک کی ذمہ داری پر منعقد کیا گیا تھا۔ سب خاموش تھے۔ عثمان ملک کی نظریں اسٹوڈنٹس میں سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں اور پھر نظروں نے ہانم کو ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، البتہ اس کے چہرے پر ایک چمک تھی۔ ہانم نے محسوس کیا تھا کہ عثمان ملک گھبرایا ہوا تھا۔ وہ لوگ ایک ریشنلسٹ کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ہانم نے عثمان ملک کو سر کے اشارے سے پرسکون رہنے کا کہا تھا۔ کیا میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ آواز پر آرجے نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ آرجے کے چہرے پر ہانم کو دیکھ کر ناگواری اٹھی تھی۔ وہ اب نیچے کی جانب اتر رہی تھی۔ سیمینار ہال میں ہمیشہ کرسیاں پیچھے کی جانب اونچائی میں رکھی ہوتی ہیں تاکہ پیچھے والوں کو آسانی سے سب نظر آئے۔ وہ پراعتماد آ کر آرجے کے سائڈ پر کھڑی ہوئی تھی۔ اوہ تو مس ام ہانم، اب آپ کہیں گی کہ نسبت ایک ہی ہے، ہمارا ایمان ہے، دین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آرجے نے اس کے پچھلے جواب کا مذاق اڑایا تھا۔ مسٹر آرجے، کیا آپ کی کوئی بہن ہے؟ ہانم نے سوال کیا تھا۔ اس بات کا میرے سوال سے کیا تعلق ہے؟ وہ اچنبھے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہے یا نہیں؟ ہانم نے اس کی بات کو نظر انداز کیا تھا۔ ہاں ہے۔ وہ مدیحہ کو اپنی بہن ہی سمجھتا تھا۔ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ نہیں، آرجے نے جواب دیا تھا۔ وہ کچھ قدم بڑھا کر اس کے سامنے اسٹیج پر جا کھڑی ہو گئی تھی۔ مہرو حیرت سے منہ کھولے اس کے اعتماد کو دیکھ رہی تھی۔ فرض کریں کہ آپ کی بہن کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر ایک نہایت لفنگا انسان نکلتا ہے جو نشہ کرتا ہو، جوا کھیلتا ہو، بری عادتوں میں مبتلا ہو۔ کیا بکواس ہے یہ؟ آرجے گویا دہاڑا تھا۔ ریلیکس مسٹر آرجے، صرف فرض کرنا ہے، وہ پرسکون سی بول رہی تھی۔ وہ روزانہ شراب پینے کے بعد آپ کی بہن کو بری طرح سے مارتا ہو، اذیت دیتا ہو، اسے جانور سمجھتا ہو اور اس کے ساتھ جانوروں کی طرح پیش آتا ہو۔ آپ کیا کریں گے؟ ہانم نے پوچھا تھا۔ کیا آپ اپنی بہن کو اس کے پاس مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ آرجے نے غصے سے اپنے دانت اور مٹھیوں کو بھینچا تھا۔ میں اسے ختم کر دوں گا، وہ غصے سے بولا تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ اپنی بہن کو بیوہ کر دیں گے لیکن طلاق نہیں دلوائیں گے، ہانم نے خود ہی جواب دیا تھا۔ میں اپنی بہن کے لیے ایسا گھٹیا اور وحشی انسان نہیں ڈھونڈوں گا۔ لیکن فرض کریں ایسا ہو جائے پھر؟ فرض کریں آپ اسے نہ مار سکیں کسی مشکل کی وجہ سے۔ فرض کریں وہ روزانہ رات کو اپنے دوستوں کو اپنی بیوی کے پاس لاتا ہو پھر؟ آخری بات کہتے ہوئے ہانم کا چہرہ سرخ ہوا تھا، لیکن وہ آرجے کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی۔ کیا کریں گے آپ؟ آرجے کا دل کر رہا تھا کہ وہ ہانم کا گلا دبا کر اسے مار ڈالے۔ کیا آپ اپنی بہن کو ساری عمر ایسے شخص کے ساتھ رہنے دے سکتے ہیں؟ نہیں، وہ فوراً بولا تھا۔ کیا آپ کسی بھی معصوم لڑکی کے لیے ایسے شوہر کا سوچ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ کسی روبوٹ کی طرح جواب دے رہا تھا۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بہن کی اس شخص سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے؟ ہاں۔ دیٹس گریٹ مسٹر آرجے، وہ مسکرائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں طلاق کو رکھا گیا ہے۔ اس بار چونکنے کی باری آرجے کی تھی۔ اسلام میں طلاق کو رکھا گیا کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہنا چاہیں تو وہ الگ ہو سکتے ہیں۔ ایک بار طلاق دینے کے بعد دونوں فریقین کو غلطی کا احساس ہو تو رجوع کیا جا سکتا ہے۔ جہاں مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے وہیں عورت کو خلا کا حق حاصل ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے عورت مرد کو ناپسند کرے، عدالت سے رجوع کر کے خلا کا حق استعمال کر سکتی ہے۔ کسی اور مذہب میں ایسا قانون دکھا سکتے ہو؟ اس دین کی بات کرتے ہو جس میں عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ جلدی حاملہ عورت پہ شرط لگائی جاتی تھی کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی اور اس کا پیٹ چاک کر دیا جاتا تھا۔ عورت کو تمام تر برائیوں کا محور سمجھا جاتا تھا۔
औरत को शैतान से तशबीह दी जाती थी। औरत को जीने मरने का हक ना था। शौहर के मरते ही औरत को सती करके जिंदा जला दिया जाता था। उसका जीना मरना मर्द के हाथ में था, कब जिंदगी दे कब कत्ल कर दे। मुआशरा बुराइयों के अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर एक दिन आया जिसे दीन इस्लाम कहते हैं। उसने औरत को पस्ती से निकाला और पस्तियों से निकालकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया। अगर औरत माँ है, कदमों तले जन्नत रखती। अगर बीवी है तो उसे सुकून का नाम दिया गया। अगर बेटी है तो उसे रहमत खुदावंदी का नाम दिया गया है। कोई मजहब जो औरत को इतनी इज्जत दे सके? आज भी कदीम यूनानी फिलोसोफर औरत को तमाम तर नहूसत की जड़ करार देते हैं, लेकिन एक इस्लाम है जो औरत को मुआशरे में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आप इस पे बिना दलील के कैसे सवाल कर सकते हैं? और तलाक के बाद औरत को आज़ादी दी गई है दूसरी शादी की। इस्लाम हर तरह से मुकम्मल है मिस्टर आरजे। ये तो मुसलमान हैं जिन्होंने माशरे में बिगाड़ पैदा किया हुआ है। ज़कात की मदद से बेवा और उनके बच्चों की कफालत की जा सकती है। वो खुद यतीम थी और वो गुर्बत का दुख भी अच्छे से जानती थी। आप मुसलमानों को नहीं, इस्लाम को देखें मिस्टर आरजे, क्योंकि मुसलमान परफेक्ट नहीं है लेकिन इस्लाम परफेक्ट है। और एक बार फिर तालियों से गूंज उठा था। अगर आरजे मजमे को खामोश करवाने की सलाहियत रखता था तो वो लोगों को खुश करने की सलाहियत रखती थी। ऐसा पहली बार हुआ था किसी ने आरजे को जवाब दिया था। जाने वो मुतमईन हुआ था या नहीं, लेकिन वो जान गया था कि पहली बार किसी ने उसके सवाल को समझते हुए उसी के अंदाज में जवाब दिया था। आरजे को पहली बार महसूस हुआ था कि कोई उसकी जैसी सोच रखने वाला भी इस दुनिया में मौजूद है। वेल डन मिस उम्मे खानम, उस्मान मलिक जोश से उसकी तरफ बढ़ा था। शुक्रिया, अभी मेरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ, अभी मुझे कुछ और भी कहना है। उसकी आवाज़ पर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते आरजे ने पलटकर उसे देखा था। कुछ वक्त और मिस्टर आरजे, आपके थीसिस के जहाज़ का मौमा भी हल करते हैं। हानम ने कहते हुए डाइस पर रखे हुए लैपटॉप से अपना मोबाइल अटैच किया था, जिसकी स्क्रीन अब प्रोजेक्टर पर नजर आ रही थी। प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर अब हीरे और सोने के हार नजर आ रहे थे, यानी नेकलेस नजर आ रहे थे। आरजे गहरी खामोश नजरों से उसे देख रहा था। क्या वाकई वो इस मौमे को हल कर सकती थी? क्या आप लोग बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा नेकलेस कीमती है, हीरे का या सोने का? उसने स्टूडेंट से पूछा था। आरजे अब अपनी सीट पर बैठ गया था। दोनों कोहनियों को घुटनों पर जमाए, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद किए ठोड़ी के नीचे रखे वो गौर से स्क्रीन को देख रहा था। अलबत्ता उसके कान हानम की तरफ लगे थे। ऑफ कोर्स डायमंड का नेकलेस कीमती है, स्टूडेंट के जवाब पर हानम मुस्कुराई थी। तो हम कह सकते हैं कि डायमंड का नेकलेस थीसिस का जहाज है, यानी ये मुतबर्रक है। हानम ने कहते हुए लैपटॉप पर उंगलियों को चलाकर स्क्रीन को बदला था। अब भी स्क्रीन पर हीरे और सोने के हार नजर आ रहे थे, एक हीरे का और 3 सोने के। अगर हम डायमंड वाले नेकलेस में से 3 डायमंड निकाल कर इन 3 गोल्ड वाले नेकलेस में लगा दें तो क्या गोल्ड वाले नेकलेसेस की कीमत बढ़ेगी मिस्टर आरजे? हानम ने आरजे से पूछा था। ऐसा ही कुछ स्क्रीन पर नजर भी आ रहा था। 3 सोने के हारों में 3 हीरे जड़े थे, यानी हर एक हार में एक हीरा। बिल्कुल बढ़ेगी, आरजे ने तवज्जो से जवाब दिया था। वहाँ बैठे हर स्टूडेंट के लिए ये एक दिलचस्प गेम थी जो आरजे और हानम के दरमियान चल रही थी। वो सब उसे बहुत एंजॉय कर रहे थे। यानी एक मुतबर्रिक चीज़ का हिस्सा अगर किसी आम चीज़ में चला जाए तो आम चीज़ भी मुतबर्रिक हो जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में हीरों के जुड़ने से हार की कीमत बढ़ गई है। वो सवालिया अंदाज से स्टूडेंट्स को देख रही थी। आप ठीक कह रही हैं मिस उम्मे खानम, ऐसा हो सकता है। आरजे उसकी बात को समझ रहा था। तो ये जवाब है आपके थीसिस के जहाज के सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब, कि अगर थीसिस के मुतबर्रिक जहाज के कुछ हिस्सों से एक नया जहाज बनाया जाए तो वो असली होगा, मुतबर्रिक होगा या नहीं? वो बिल्कुल मुतबर्रिक होगा। अब इस नेकलेस को देखें, ये वो नेकलेस है जिससे 3 डायमंड निकाल कर इसमें गोल्ड के पर्ल्स लगा दिए गए हैं। ये था थीसिस का असली जहाज, जिसमें टूट फूट के बाद बहुत से पुर्जों को बदला गया था। चूंकि अभी भी डायमंड्स मौजूद हैं तो क्या ये मुतबर्रिक नहीं रहा? वो एक बार फिर सवालिया नजरों से सबको देख रही थी। ये कीमती है और मुतबर्रिक है, लेकिन पहले से कम, क्योंकि अब इसमें डायमंड्स कम हो गए हैं, लेकिन मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये भी असली है, यानी मुतबर्रिक है। अब की बार जवाब उस्मान मलिक ने दिया था। जी बिल्कुल। तो ये था थीसिस के सवाल के पहले हिस्से का जवाब, कि जब थीसिस का जहाज जो टूट फूट का शिकार हुआ और उसके कुछ पुर्जों को बदल दिया, चूंकि पहले जहाज का कुछ हिस्सा बाकी था तो वो अभी भी मुतबर्रिक ही था जब तक कि उसके तमाम पुर्जे तब्दील ना कर दिए जाते। हानम की आंखों की चमक बढ़ गई थी। लेकिन मिस उम्मे हानम, थीसिस का जहाज सिर्फ एक हवाला दिया था,
मेरा असल सवाल तो मज़हब पर था कि तब्दीलियों से गुजरने पर आखिर में आने वाला मज़हब हकीकी कैसे हो सकता है? आरजे पूछ रहा था। दुरुस्त फरमाया आपने मिस्टर आरजे, मैंने भी अभी सिर्फ एक मिसाल दी है। मज़हब पर भी मैं आती हूँ। वो खुशदिली से मुस्कुराई थी। अब देखिए मिस्टर आरजे, ये एक नया डायमंड नेकलेस है जिसमें 3 डायमंडों की कमी है। स्क्रीन पर अब एक हीरे का हार नजर आ रहा था जिसमें बड़े बड़े 3 हीरों की जगह खाली थी। अब अगर हम इन 3 गोल्ड वाले नेकलेसेस में से तीनों डायमंड को निकाल लें जो हमने पहले फिट किए थे, तो क्या अब ये 3 गोल्ड वाले नेकलेस कीमती या मुतबरिक बचे हैं या नहीं? अगली स्क्रीन पर अब तीनों सोने वाले हार में से तीनों हीरे निकाल लिए थे, वो नजर आ रहे थे। नहीं, क्योंकि पहले ही मैंने कहा था कि कीमती और मुतबरिक चीज डायमंड ना कि गोल्ड। अगर वो ही नहीं रहा नेकलेस में, तो नेकलेस की कोई कीमत नहीं रही। हानम ने अपने सवाल का खुद जवाब दिया था। और अगर हम इन तीनों डायमंड्स को इस नए नेकलेस में फिट कर दें जिसमें जगह खाली है, क्या इस नेकलेस की कीमत बढ़ेगी? क्या ये मुतबरिक होगा? अब स्क्रीन पर वो तीनों हीरे उस नए हार में जुड़े नजर आ रहे थे जिसमें जगह खाली थी। जी बिल्कुल होगा, क्योंकि अब ये मुकम्मल डायमंड्स का नेकलेस है तो कीमती होगा ना। हानम की सवालिया नजरें आरजे पर जमी थी जिसने अस्पात में सर हिलाया था। दैट्स ग्रेट। अब गौर कीजिएगा मिस्टर आरजे कि जो पहला डायमंड वाला नेकलेस था, ये वो पैगाम था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए थे कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत की जाए, जो बहुत खालिस था। फिर इस नेकलेस में से 3 डायमंड निकाल लिए गए, यानी वक्त गुजरता गया, लोग गुमराह होते गए। जो चीज़ असल थी, जो पैगाम हकीकी था, वो जहालत के अंधेरों में कीमत खो गया था। अब आप इन 3 नेकलेसेस को देखें। ये गोल्ड वाले नेकलेस जिनमें 3 डायमंड जुड़े हैं, ये वो 3 मज़हब हैं जिन पर कुरान पाक से पहले किताबें नाजिल की गईं। उनमें जुड़े डायमंड इस बात की निशानदही करते हैं, मुतबर्रिक, खालिस और हकीकी पैगाम उनमें भी एक ही था, यानी अल्लाह एक है, सिर्फ उसी की इबादत की जाए। और जो गोल्ड जुड़ा है वो इस बात की निशानदही करता है कि ये मज़हब खालिस नहीं रहे। वक्त के साथ लोगों ने इनमें अपनी मर्जी से तब्दीलियाँ की और उनकी कीमत कम हो गई। लेकिन चूंकि डायमंड्स अभी भी जुड़े थे तो जाहिर था कि ये पैगाम अल्लाह का ही था, जिसे तोड़ मरोड़ कर अजीब व गरीब शक्ल दे दी गई है। वो सांस लेने को रुकी थी। स्टूडेंट दम साधे उसे सुन रहे थे। अब आप इस नेकलेस को देखें जो नया था, जिसमें डायमंड्स की कमी थी, और वो 3 डायमंड्स गोल्ड वाले नेकलेस से निकाल कर इसमें डाल दिए गए थे। ये नया नेकलेस दीन इस्लाम है जो तब्दीलियों से गुजरा है। आपने खुद कहा कि ये कीमती मुतबर्रिक है। इस नेकलेस में जो 3 डायमंड्स लगे हैं वो पिछले मज़ाहिब की तस्दीक करते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि पहले भी पैगाम एक था, यानी अल्लाह एक है, और अब भी पैगाम एक ही है, यानी अल्लाह एक है, सिर्फ उसी की इबादत की जाए। चूँकि ये नेकलेस पूरा का पूरा डायमंड्स का है, बेशक ये तब्दीलियों से गुजरा है, लेकिन कीमती है, मुतबर्रिक है, खालिस और हकीकी है। ये है तब्दीलियों से गुजरकर आखिर में आने वाले दीन इस्लाम की हकीकत। हानम ने एक गहरा सांस लिया था। उसकी नजरें आरजे पर जमी थी। गुड वर्क बेख्तियारी में आरजे के मुंह से निकल गया था। वो कमाल का लॉजिक लाई थी। ना साइंस का हवाला दिया था, ना कोई आयत लेकर आई थी। वो उसी के अंदाज में समझा गई थी। आपका लॉजिक अच्छा है मिस उम्मे हानम। हॉल में छाई खामोशी को आरजे ने तोड़ा था। स्टूडेंट्स को जैसे सांप सूंघ गया था। लेकिन अभी भी मेरे बहुत से सवाल हैं। इस मज़हब में बहुत से झोल हैं जिनके जवाब मुझे चाहिए। ज़रूर मिलेंगे मिस्टर आरजे, चूँकि इस सेशन का वक्त ख़त्म हो चुका है। आपके बाकी सवालों के जवाब अगले सेशन में मिलेंगे। उस्मान मलिक ने आगे बढ़कर उसे टोका था। आरजे की तीव्री चढ़ी थी। उसे अपने और हानम के दरमियान मुदाखलत करता उस्मान मलिक सहल लग रहा था। कमाल कर दिया आपने हानम, क्या आप मेरी टीम का हिस्सा बनेंगी? उस्मान मलिक सताइशी नज़रों से हानम को देख रहा था। हानम का जवाब सुनने से पहले आरजे हॉल से बाहर निकल गया था। मिस्टर आरजे, बात सुने, आपके जहन में ऐसे सवालात कहाँ से आते हैं? स्टूडेंट्स का हुजूम उसके पीछे भागा था। मैं इस काबिल नहीं हुई अभी कि आपकी टीम के साथ चल सकूं। हानम ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। स्टेज पर बैठी नीलम, जो कि उस्मान मलिक की टीम की हेड और उसकी चहेती थी, उस वक्त जलकर राख हो गई थी। आप ही तो इस काबिल है मिस हानम। आप सोच लें, मैं इंतज़ार करूँगा। वो बस जिद था। इससे पहले हानम कुछ बोलती, महरू आंधी तूफान की तरह उसकी तरफ बढ़ी थी। तुम इधर मरोहानी, वो उसे खींचते हुए ले गई थी, जबकि उस्मान मलिक देखता रह गया था। आखिर इस उम्मे हानम में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है? स्टूडेंट्स के हुजूम में घिरे आरजे का जहन कहीं और उलझा था।
उसने मेहरू और हानम को डिपार्टमेंट से बाहर जाता देखा था। बताओ ना आरजे, आपका दिमाग इतना तेज कैसे चलता है? एक लड़की ने किसी एंकर की तरह उससे सवाल किया था। बहन जी, मेरा दिमाग है, आहिस्ता चले, तेज चले, डबल स्पीड से चले, उल्टा घूमे या ना चले, एनी प्रॉब्लम? आरजे की पेशानी पर बल पड़े थे। वो तंग आ गया था लोगों के सवालात से। वो एक झटके से आगे बढ़ गया, जबकि लड़की अपना सा मुंह लेकर रह गई थी। बदतमीजी की तमाम हदें मिस्टर आरजे पर आकर खत्म होती हैं। वो बड़बड़ाई और फिर दूर जाते आरजे को देखा था। तुमने जवाब कहाँ से ढूंढे हानी? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये तुम ही हो। मेहरू अभी तक शॉक थी। तलाक वाला जवाब मैंने बहुत सर्च किया, इंटरनेशनल स्कॉलर्स को सुना, तब जाकर मुझे लॉजिक समझ में आया कि आरजे को कैसे कायल करना है। जब मुझे लॉजिक की समझ आई, फिर मैंने दीन वाली और थीसिस के जहाज वाली बात में अपना दिमाग लगाया और फिर आखिर मैंने पा लिया। वो मसरूर सी बता रही थी। वो दोनों हॉस्टल जा रही थी। शाम के 6 बजने वाले थे। सूरज ग्रूब होना शुरू हो चुका था। लेकिन इतने इत्मीनान और एतमाद से जवाब दिया तुमने। पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। मेहरू को जाने किस बात का सदमा लगा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो अभी अंदर लोगों को कायल कर रही थी वो हानि ही थी। उसकी बात सुनकर हानि मुस्कुराई थी और उसका जहन पीछे कहीं भटका था। पिछले वीकेंड की बात थी जब वो घर गई थी। वो आरजे के सवालात को लेकर परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने हामी तो भर ली थी, लेकिन जवाब कैसे देगी। वो मगरिब की नमाज के बाद लॉन में बैठी थी, कुर्सी से टेक लगाए, आंखें बंद किए। उसके चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। क्या हुआ हानि बेटा, सब खैरियत है ना? अचानक उसके कानों से हमदान अंकल की आवाज़ टकराई थी। वो चौंक कर सीधी हुई थी। अरे अंकल, आप बैठे प्लीज़। हानम के कहने पर वो उसके सामने वाली कुर्सी पर विराजमान हो चुके थे। यहाँ अकेली क्यों बैठी हो, कोई परेशानी है? वो पूछ रहे थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो जबरदस्ती मुस्कुराई थी। लेकिन बेटा, परेशानी आपके चेहरे से वाज़ेह है। वो एक तजर्बाकार इंसान थे, फौरन समझ गए थे। अंकल, अगर एक साइंस का पैरोकार आपके मज़हब पर सवाल उठाए और आपको लॉजिक के फ़लसफ़े में उलझा दे, तो उसको कैसे जवाब देना चाहिए? वो पूछ रही थी। बेटा, पहले तो ये समझे कि वो चाहता क्या है, फिर उसके सवालात पर ध्यान दें। नोट करें उसे क्या चीज़ परेशान करती है, फिर उसकी मंतक को समझने की कोशिश करें कि वो कैसे कायल हो सकता है। फिर कायनात से निशानियाँ ढूंढें और उसे उसी के अंदाज में जवाब दें। वो उसे समझा रहे थे। और अंकल, इन सब के लिए मुझे क्या करना होगा? सोचना होगा। जवाबात के मुतालिक अगर एक इंसान सवालात की खोज में रहता है तो दूसरे को जवाबात तलाश करने चाहिए। अगर वो इंसान आपके सवालों में उलझता है तो आप उसे जवाबात में उलझा दें। क्या कमाल लॉजिक बताया था हमदान अंकल ने उसे। वो समझकर मुस्कुरा दी थी। जो इंसान कायनात को जितना तस्खीर करेगा, ये उस इंसान के लिए उतनी ही खुलती जाएगी, ये राज अफशा करती जाएगी। वो पते की बात कर रहे थे। हानम ने इस बात में सर हिला दिया था। और कुरान पाक में इरशाद है, यकीनन आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और शब व रोज़ के बारी बारी आने जाने में अहले अक्ल के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। आले इमरान आयत नंबर 190। इस आयत में अल्लाह ताला ने लोगों को इस कायनात में गौर व फिक्र की तरगीब दी है कि कायनात की निशानियों से बसीरत हासिल करें, उसकी तकरीर में गौर व फिक्र करें। इसके लिए लफ्ज़ आयात को मुबहम रखा और ये नहीं कहा इसमें फ़ला फ़ायदा है, क्योंकि इन फ़वाइद और आयात की अक़साम ही बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह ये है कि इस कायनात में ऐसी महिरुल अक़ूल निशानियाँ हैं जो देखने वालों को दंग कर दें। इनमें गौर व फिक्र करने वाले इन्हें तस्लीम किए बगैर नहीं रह सकते। ये निशानियाँ मुतलाशियाने हक़ के दिलों को अपनी तरफ खींचती हैं। अल्लाह ताला के तमाम अहदाफ़ के मुतालिक रोशन दिमागों को मुतनब्बा भी करती हैं। चुनांचा इस कायनात में मौजूद अजराम फ़ल्किया और अशिया की तफसील किसी भी मखलूक के लिए शुमार करना मुमकिन नहीं है। तफसील तो क्या, किसी एक चीज़ की मुकम्मल मालूमात हासिल करना भी मुमकिन नहीं। मुख्तसर ये कि इस कायनात के हजम, वुसअत और इसका मुनज़्ज़म निज़ाम हरकत इस कायनात के खालिक की असमत, अज़ीम सल्तनत, इख्तियारात और वसी कुदरत की वाज़ेह दलीलें हैं। रोहान, नमाज पढ़ी आपने? एक छोटे से लकड़ी के डेस्क के पीछे बैठे
लंबी दाढ़ी वाले मौलवी ने 7 साल के रूहान से पूछा था, जो जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था। मौलवी साहब की दोनों तरफ बच्चों की लंबी कतारें थीं। बच्चे सर हिला हिलाकर और जोर लगाकर ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ रहे थे। रूहान उन तमाम बच्चों में सबसे ज़हीन और लायक बच्चा था। वो 4 साल का था जब उस मस्जिद में नाज़रा पढ़ने आया था। वो 1 साल में कुरान पाक पढ़ गया था। वो दूसरे बच्चों की निस्बत कम गो था, अपने सबक पर ध्यान देता था। वो कुरान पाक के सफ़ात पर लिखे हुरूफ को गौर से देखता था, जैसे कैमरा किसी चीज़ को स्कैन करता हो। 2 साल में उसने दोबारा कुरान पाक मुकम्मल किया था। अब वो हिफ्ज़ कर रहा था, लेकिन अचानक वो अजीब व गरीब सवाल करने शुरू हो गया था, जिन्हें सुनकर कभी तो मौलवी साहब हैरान रह जाते, कभी घबरा जाते थे और शदीद गुस्सा करते थे। नहीं पढ़ी, रूहान ने इत्मीनान से कहा था। क्यों नहीं पढ़ी? आपको पता है ना अल्लाह पाक सज़ा देते हैं नमाज ना पढ़ने पर। वो सख्त से लहजे में कह रहे थे। लेकिन क्यों? क्यों सज़ा देते हैं वो? आप तो कहते हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, फिर सज़ा क्यों देंगे? उसका सवाल मौलवी साहब को खामोश करवा गया था। क्योंकि वो अल्लाह है, सबसे बड़ा है, इसलिए। कुछ देर बाद वो बोले थे, अल्लाह होने का मतलब सज़ा देना होता है? अगर हम अल्लाह बन गए तो क्या हम भी सज़ा देंगे? और मुझे ऐसा अल्लाह नहीं पसंद जो सज़ा देता हो। मुझे नहीं पसंद, आई डोंट लाइक। वो मासूम था, नहीं जानता था कि क्या पूछ रहा था, क्या बोल रहा था। चटाक की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई थी। मौलवी साहब के हाथों की उंगलियों के निशान उसके नाजुक गाल पर बुरी तरह छप गए थे। वो हैरान सा मौलवी को देख रहा था, जिसके चेहरे पर वहशत छाई थी। तुम बच्चे नहीं हो, शैतान हो, शैतान। वो उसे बाजू से पकड़कर हवेली ले आए थे। मौलवी साहब की पूरे इलाके में बहुत इज्जत थी। जबील साहब खुद उनका एहतराम करते थे। आपके घर में इंसान के रूप में शैतान पैदा हुआ है सैयद साहब, इसे यहाँ से दूर ले जाएं और आइंदा मस्जिद मत भेजना, बाकी बच्चों को भी खराब करेगा। वो गुस्से से बोलते वापस जा चुके थे। आपने क्या किया था रूहान बेटा? आयशा जबील, उसकी माँ ने प्यार से बिठाकर पूछा था। रूहान की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू का कतरा टपका था, जो उसके फूले गालों पर फिसल गया था। उंगलियों के निशान अभी भी वाज़ेह थे। उन्होंने कहा था कि अल्लाह नमाज न पढ़ने पर सज़ा देते हैं। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि वो बड़े हैं। फिर मैंने कहा कि मुझे सज़ा देने वाला अल्लाह नहीं पसंद, मुझे ऐसा अल्लाह नहीं चाहिए। वो रोते हुए अपनी माँ से लिपट गया था। आयशा जबील का दिल फट गया था जैसे। उसका सवाल इतना बुरा नहीं था कि एक मासूम बच्चे को शैतान का नाम दे दिया जाता। आज से मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगी, मैं बताऊंगी सब। वो उसे लेकर कमरे में चली गई थी। हमारे माशरे का यही अलमिया है कि हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, अल्लाह को सज़ा देने वाला बताया जाता है। हमें सिर्फ ये कहा जाता है कि नमाज पढ़ो नहीं तो अल्लाह मारेगा। हमें अल्लाह की मोहब्बत नहीं समझाई जाती, बंदे और अल्लाह का ताल्लुक नहीं बताया जाता। वो बच्चा था, उसके मासूम सवालों के जवाब दिए जा सकते थे, लेकिन उसे शैतान कहकर धुतकार दिया गया था। किसी ने नहीं सोचा था इन सब के सख्त अल्फाज वाकई उसे अल्लाह से बहुत दूर और उसका इनकार करने वाला बना देंगे। ये नहीं बताया जाता वो तो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला भी है, गफूर और रहीम है। वो दोनों डिपार्टमेंट से सीधा एसटीसी आई थी। ये स्टूडेंट टीचर्स सेंटर था, जो हॉस्टल एरिया में था, जो एक छोटी सी शॉपिंग मॉल की तरह था, जहाँ ज़रूरत और पसंद की हर चीज़ मिल जाती थी। महरू को कुछ चीज़ें लेनी थी। मैं थक गई हूँ यार, हानम ने एक तरफ बैठते हुए कहा था। वो डिपार्टमेंट से वहाँ तक पैदल आई थी, जो अच्छा खासा फासला था। अच्छा तुम बैठो, मैं चीज़ें लेकर आती हूँ। मैरू शॉप की तरफ बढ़ गई थी। रात को एसटीसी पर स्टूडेंट्स का एक मेला लगा होता था। हंसते मुस्कुराते चेहरे, वहाँ जिंदगी दौड़ती थी। अचानक हानम की नज़र लड़कों के एक ग्रुप में बैठे आरजे पर पड़ी थी, जो सिगरेट पी रहा था। नशई, हानम उसे देखकर बड़बड़ाई थी। अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करके आरजे ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और फिर हानम पर उसकी नज़रें रुकी थी, जो उसे ही देख रही थी, और फिर आरजे के देखने पर नज़रें चुरा गई थी। वो सिगरेट का धुआं उड़ाते हानम को देख रहा था। धुएं के मरहुलों में हानम का चेहरा कभी धुंधला जाता था और कभी वाज़ेह हो जाता था। वो उसे देखकर न जाने किस गहरी सोच में पड़ गया था। लफंगा, वो उसे ही तक रहा था। हानम एक झटके से उठी थी और फिर उस शॉप के अंदर चली गई थी जहां महरू गई थी, जबकि आरजे अभी तक सोच के ज़ेरे असर था।
डिपार्टमेंट में मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे थे। सेमिनार को कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दिया गया था। एक हफ्ते तक वो बुरी तरह से पढ़ाई में गर्क रहे थे। आज उनका रिजल्ट था। तवक्को के मुताबिक आरजे ने टॉप किया था। वो सबसे ऊपर था। हानम को उसके टॉप करने पर कोई मसला नहीं था। अलबत्ता वो हैरान थी कि कभी वो क्लास में आ जाता था और कभी दिनों गायब रहता था, फिर भी टॉप कर गया था। अलबत्ता एक बात पर वो शुक्र करती थी कि कभी उनकी बराह रास्त बात नहीं हुई थी। वो सेमिनार रूम के बाहर ऐसे होता था जैसे उसे जानता ही न हो। दिसंबर का दूसरा हफ्ता चल रहा था। सर्दी की शिद्दत में अचानक ही इजाफा हो गया था। लाहौर का दर्जा हरारत 5 से 4 डिग्री पर चला गया था। हानम बिस्तर में दुबकी बैठी थी। बाहर चलने वाली तेज हवाएं उसे अंदर रुके रहने पर मजबूर कर रही थी, क्योंकि उसे हद से ज्यादा ठंड लगती थी। वो पूरी तरह से अपने मोबाइल में मगन थी जब मेहरू की आवाज़ पर चौंकी। हानी, चलो ना एसटीसी चलते हैं। हानिम के लिए मेहरू ने गोया धमाका किया था। वो ठंड से मरी जा रही थी और मेहरू को एसटीसी जाने की पड़ी थी। ना बाबा, बहुत ठंड है। हानम ने साफ इनकार किया था। यार चलो ना, डिपार्टमेंट से आकर कमरे में घुस जाती हो। हम कहीं बाहर भी घूमने नहीं जाते। मेहरू मिनमिनाई थी। अभी फर्स्ट सेमेस्टर है मेहरू, 2 साल पड़े हैं, घूम लेंगे। वैसे भी कह तो ऐसे रही हो जैसे तुमने लाहौर नहीं देखा। देखा है यार, लेकिन हम दोनों तब साथ नहीं थी ना। और मैं अच्छे से जानती हूँ ये 2 साल भी ऐसे ही गुजर जाएंगे, तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ने वाला। हानम काफ़ी इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की थी। अपने कमरे में रहना, गूगल पर चीज़ें सर्च करना और किताबें पढ़ना, ये उसका अव्वलीन मशगला था। उसे बाहर घूमना फिरना एक हद तक अच्छा लगता था। वो उन चीज़ों के लिए पागल नहीं थी। ना वो ज़्यादा सोशल थी। उससे फ्रेंड्स नहीं बनाए जाते थे। उसका सबूत था कि पूरे स्कूल, कॉलेज और अब यूनिवर्सिटी लाइफ में उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी सिवाय मेहरू के। वो अक्सर हैरान होती थी कि मेहरू उसकी दोस्त कैसे बन गई थी। ये शायद मेहरू की पेशकदमी थी। वो अपने आप में मगन रहने वाली लड़की थी और लोग अक्सर उसे बोरिंग कहते थे। कल चलेंगे ना, अब तो शाम हो गई है, वैसे भी बाहर बहुत ठंड है। ओह शिट, मेहरू ने अपने सर पर हाथ मारा था। क्या हुआ? हानम हैरान हुई। यार आज का इंटरव्यू था, मैं भूल गई। मेहरू फौरन बिस्तर के अंदर घुसी थी और लैपटॉप उठाकर यूट्यूब ऑन की थी। वो उसका इंटरव्यू कैसे मिस कर सकती थी, जबकि हानम अफसोस से सर हिलाकर रह गई थी। कैसे हैं आप मिस्टर आरजे? जैसा हमेशा से था। वो मुस्कुराया था। और आप हमेशा से कैसे हैं? एंकर ने दोबारा पूछा। जैसे अभी नजर आ रहा हूँ। यानी आप बदलते नहीं, एक से रहते हैं। एंकर ने तस्दीक चाही थी। जी, आप कह सकती हैं। वो फिर मुस्कुराया था। आप पर चीज़ें, मौसम और खूबसूरती असर नहीं करती क्या? मौसमों का बदलना आपकी शख्सियत पर कितना असर करता है? सवाल मौजूद था। कुछ खास नहीं, मुझे ये चीज़ें जल्दी मुतासिर नहीं कर पाती। कमाल है। खैर ये सब छोड़ें, अपना हकीकी नाम बताएं। मुझ समेत यहाँ बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि आरजे का असल नाम क्या है। एंकर ने पूछा। रोहान जबील, लेकिन लोग मुझे आरजे के नाम से ही जानते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड आपको किस नाम से बुलाती है? मेरी गर्लफ्रेंड्स? उसने गर्लफ्रेंड्स पर जोर दिया था, यानी कोई एक नहीं थी। ब्रेकअप से पहले जान, ब्रेकअप के बाद शैतान, उसने ढिठाई से कहा लगाया था। और आपके पेरेंट्स? आरजे, तुम एक नंबर के गधे और उल्लू के पट्टे हो। तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं। सैयद जबील की आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। लगता है वो आपसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। आरजे को खामोश देखकर एंकर ने पूछा। वो कुछ एक्स्ट्रा ही प्यार करते हैं। आरजे बड़बड़ाया था। आपको गाने का शौक कब हुआ? जब मैं 6 साल का था। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, जादू करती है। आप प्रोफेशनल और ऑफिशियल सिंगर क्यों नहीं बन जाते? मुझे शौक नहीं, संजीदा सा जवाब आया था। तो फिर किस चीज़ का शौक है आपको? गाने और तैरने का। लोगों को तंग करना, उनका जीना हराम करना, ये सब कहना वो शायद भूल गया था। ये कदम उसे मार खाएगा। सैयद जबील की आवाज़ पर मदिया एकदम उछली थी। वो हवेली आई हुई थी और लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी, जहां आरजे का शो चल रहा था। अरे छोटे बाबा साईं, आप कब आए? वो एकदम अपनी जगह से खड़ी हुई थी। सैयद हवेली में मर्द औरतों का और औरतें मर्दों का खास एहतराम करती थी। बड़े बाबा साईं, छोटे बाबा साईं और हशाम आज तक मदिया के कमरे में नहीं गए थे। कोई काम होता तो पैगाम भेजकर बुला लेते थे। एक आरजे था जो तूफानों की तरह आता और जाता था। ना किसी का डर, ना लिहाज, सिवाय सैयद जबील के, जिनसे वो खार खाता था। ये लड़का नहीं सुधरने वाला।
अल्लाह जाने इसका क्या बनेगा। करता हूँ इस गधे को फ़ोन। वो अफसोस करते जा चुके थे जबकि मथिया एक बार फिर सर झटक कर इंटरव्यू की तरफ मुतवज्जह हो चुकी थी। सुना है आप बहुत मूडी हैं मिस्टर आरजे। खूबसूरत एंकर ने अपने सामने शान से बराजमान आरजे से पूछा था। ये स्टार शाइनिंग चैनल का सेट था जहाँ पर ज़्यादातर नई नई शोहरत हासिल करने वाले नौजवानों के इंटरव्यू होते थे। एंकर सनम पिछले कई महीनों से आरजे को इंटरव्यू के लिए बुला रही थी, जो मुसलसल इनकार कर रहा था। उसे शोहरत का ज़्यादा शौक नहीं था, वो ये चीज़ प्रोफेशनल सिंगर बनकर भी हासिल कर सकता था। अचानक उसने अब इंटरव्यू के लिए हाँ कर दी थी। नहीं, मूडी नहीं हूँ, लेकिन मेरे मूड का कोई भरोसा नहीं होता। मैं बहुत क्विक रिस्पॉन्स देता हूँ हर चीज़ का। शायद इसी वजह से लोगों को ऐसा महसूस होता है। वो संजीदा सा बता रहा था। फ़र्ज़ करें मिस्टर आरजे कि आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है, किसी से भी, क्या हो सकती है? नो नेवर, लेकिन मैं 1000 मोहब्बतें कर चुका हूँ। वो हंसा था। चलिए मोहब्बत छोड़ें, पसंदीदगी ही कह लें। कोई आपको अच्छा लगने लगे और फिर आपको महसूस हो कि वो एक धोखेबाज शख्स है। फ़र्ज़ करें वो आपके दिल के करीब हो जाए। फ़र्ज़ करें वो आपको छोड़ जाए और आप उसकी याद में रोएं। कैसा लगेगा आपको? लड़कियों की फरमाइश पर जो आरजे की मदा थी, एंकर सनम उससे मोहब्बत के बारे में सवाल कर रही थी। हाँ हाँ हाँ, एंकर की बात सुनकर आरजे ने जोरदार कहकहा लगाया था। वो हंसा था और फिर हंसता चला गया था। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प होगा ये सब। मुझे अच्छा लगेगा अगर ऐसा हुआ तो। इनफैक्ट मैं चाहूँगा अब ऐसा हो। वो बेतहाशा हंस रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी, जिनमें बहुत ज़्यादा हंसने के बायस अब नमी सी फैल गई थी। जिस बात के तसव्वुर से ही आम लोग कांप जाते थे कि उन्हें मोहब्बत में धोखा ना मिले, वो इस बात पर कहकहे लगा रहा था और कह रहा था कि उसके लिए सब दिलचस्प होगा। लोग हैरान और परेशान से उसका शो देख रहे थे। वो अपनी सोच में सल्फाइड होने का सबूत दे रहा था। एंकर सनम जानती थी कि आज का ये शो सुपरहिट होने जा रहा था। हो ही ना जाए इस डैश को कहीं मोहब्बत। महरों ने फुल वॉल्यूम में उसका इंटरव्यू लगाया हुआ था। आखिरी बात सुनकर हानम बड़बड़ाई थी। यार हानी, कुछ तो एहतराम किया करो। जानती हो वो सैयद है। महरों ने उसे टोका था। हाँ तो मैंने कब कोई गाली दी? मैंने तो बस डैश कहा है। और जिसे खुद अपने ख़ानदान का एहसास ना हो, दूसरों से क्या तवक्को रखनी। वो भी अपने नाम की एक थी, मजाल जो मान जाती। अल्लाह माफ़ करना, बस गलती से मुंह से निकल गया, वरना आप जानते हैं मैं हर इंसान की इज्जत करती हूँ। वो अब दिल ही दिल में अल्लाह से माफ़ी मांग रही थी। मिकी और आरजे सेंट्रल प्लाजा के सामने गाड़ी में बैठे थे। मिकी की नज़रें बार बार प्लाजा की तरफ उठ रही थी, जहाँ से उनके दोस्त ने बाहर आना था। वो उसी का इंतज़ार कर रहे थे। देखते ही देखते मिकी अचानक चौंका था। उसे गाड़ी से कुछ फासले पर एक पिज़्ज़ा हट की तरफ जाती हुई महरू और हानम नजर आई थी। ये यहाँ क्या कर रही है? इंतहा की धुंध पड़ रही थी। महरू और हानम दोनों घुटनों तक आते कोट पहने भालू लग रही थी, लेकिन फिर भी मिकी उन्हें पहचान गया था। ये महरू कभी सुकून से नहीं बैठ सकती। मिकी की तेवरी चढ़ी थी। तुम्हें किस बात की फिक्र हो रही है? तुम्हारी होने वाली ज़ौजा है क्या महरू? आरजे ने अपनी ही बात पर छत पहाड़ कहकहा लगाया था। मेरी होने वाली ज़ौजा हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी कानूनी वाई भी उसी के साथ है, मिकी ने तब कर कहा था। उसका इशारा हानम की तरफ था। आरजे ने चेहरा उसकी जानिब करके देखा था। वो वाकई वही दोनों थी। मुंह बंद रखो मिकी, आरजे ने संजीदा से लहजे में कहा था। जब खुद पर बात आती थी वो सीरियस सा हो जाता था। वैसे मैं हैरान हूँ, अच्छी खासी लड़की है हानम। अभी तक यूनिवर्सिटी में या बाहर कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया उसने, वो पुरसोच से लहजे में कह रहा था। लिसनर्स, इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा साथ अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।